हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर आपका सेकेंड ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस की बात कर ली थी। अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट हमने पढ़ लिया था, अदिश क्षेत्र की प्रवणता हमने पढ़ ली थी और उसके बाद हमने पढ़ा था सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस और उसका फॉर्मूला निकाला। दोनों चीजें हमने पढ़ी थी लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के अंदर, ठीक है, यानी कि उनका व्यापक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था। इन व्यापक फॉर्मूलों को आप लोगों को याद में रखना है। अब हम उसी के आधार पर, मतलब जो चीज हमने पढ़ी थी ग्रेडियंट और कर्ल, उसके आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस पढ़ा हुआ था और उसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सदिश क्षेत्र का कर्ल। तो सदिश क्षेत्र का कर्ल किस तरीके से निकालना है, कैसे निकालना है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये तीनों मान, ठीक है, सबसे पहले तो तीनों मान जो हमने पढ़े हुए थे आपके E1 H1 del U1, E2 H2 del U2 और E3 आपका था S3 del U3। ये तीनों मान हमको याद रखने हैं क्योंकि ये तीनों आपके मान यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले बात करें हम कर्ल की परिभाषा। तो कर्ल आपने लास्ट जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास थी उसके अंदर पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर कि कर्ल जो होता है उसका मीनिंग जो लेता है घूर्णन के अर्थ में लेता है। मतलब अगर आप किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल पढ़ रहे हो उसका मतलब उस सदिश क्षेत्र का क्या पढ़ रहे हो आप, घूर्णन पढ़ रहे हो, ठीक है। यदि आपका कर्ल डेल क्रॉस ए का मान यदि 0 नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं घूर्णी सदिश, ठीक है, रोटेशनल वेक्टर में बोल देते हैं उसको। और जो आपका यदि डेल क्रॉस ए का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे हम कहते थे अघूर्णी सदिश, इरोटेशनल वेक्टर। तो यहाँ पे सदिश क्षेत्र का कर्ल पढ़ने वाले हैं, किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपका लंबिक निर्देश तंत्र के अंदर पढ़ने वाले हैं, लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के अंदर। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है आपकी गणितीय रूप में, कर्ल क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपका कर्ल जो होता है, ठीक है, कर्ल जो होता है उसका घटक, कर्ल जो होता है उसका घटक जो आप प्लेन लेते हो, जैसे XY प्लेन लिया तो आपका घटक होगा Z वाला। यदि आपने XZ प्लेन लिया तो आपका घटक होगा Y वाला। और यदि आपने YZ प्लेन ले रखा है, समतल ले रखा है, तो आपका घटक क्या होगा, YZ ले रखा है तो घटक होगा आपका X वाला। मतलब लंबवत दिशा पे आप यहाँ पे बात करते हो। घटक जो मिलता है आपको, जो तल आप ले रहे हो उस तल के लंबवत दिशा वाला घटक आपको यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। परिभाषा की बात करें तो यदि हम लंबवत दिशा में बढ़ने का सदिश n है तो आपका घटक का फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्ल ऑफ बनेगा, ये बन जाता है आपका लिमिट d टेंड्स टू 0 और यहाँ पे बन जाता है आपका 1/dA। ये आपने पढ़ा होगा लास्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो परिभाषा जो होती है या गणितीय रूप में हम जब कर्ल लिखते हैं, गणितीय रूप में जब हम कर्ल की परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा क्या बनती है आपकी, कर्ल ऑफ ए वेक्टर और लंबवत दिशा में क्या हो गया, एकांक सदिश n का हो गया। मतलब जो प्लेन हम ले रहे हैं उस प्लेन की लंबवत दिशा में आपका घटक निकालने तो क्या होगा, आपका एकांक सदिश उस लंबवत दिशा में n का हो गया तो घटक क्या हो जाएगा आपका कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका n कैप के साथ में कर्ल ऑफ ए वेक्टर कंपोनेंट और साथ में n कैप, ये हो जाएगा आपका लिमिट d टेंड्स टू 0 1/dA। और कंप्लीट जो बंद पाथ आप ले रहे हो, बाउंड पाथ ले रहे हो, c के वजह से आपका सदिश क्षेत्रीय वेक्टर का रेखा समाकल। इस राशि को, ये जो राशि होती है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का रेखा समाकल किसी बंद पथ C के अनुदेश, इसको बोला जाता है आपका क्या, इसको बोला जाता है सर्कुलेशन परिसंचरण और इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे गामा के द्वारा, ठीक है। तो सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का रेखा समाकल किसी बंद पथ C के अनुदेश कहलाता है आपका परिसंचरण। और
प्रति एकांक क्षेत्रफल आप कह सकते हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल इस परिसंचरण का मान हमारा क्या होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मान होता है, मतलब घटक होता है। जिस तल में ये होता है उसके लंबवत दिशा में आपका कंपोनेंट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज तो हमने लास्ट क्लास ये सेमेस्टर के अंदर पढ़ा हुआ था। अब हम यहाँ पे इससे आगे बढ़ने वाले हैं, लंबिक वक्र के निर्देश तंत्र में आपका कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से बनता है, वो पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना लंबित हमने मान लिया कि जो लंबिक वक्र के निर्देश तंत्र है उस निर्देश तंत्र के अंदर आपका एक कोई सदिश क्षेत्र है ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर को हम घटक रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है। इस सदिश क्षेत्र को हम घटक रूप में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप आपके क्या होंगे, यहाँ पे एकांक सदिश होंगे। A1, A2, A3 आपके क्या होंगे, उस सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के इन अक्षों के अनुदेश U1, U2 और U3 जो अक्ष होते हैं आपके, उन अक्षों के अनुदेश क्या होते हैं, आपके सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के घटक होते हैं। तो अब हम बात करें कर्ण की। तो कर्ण क्या होता है आपका, कर्ल क्या होता है आपका, डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और यहां पे हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस ए वेक्टर की जगह आपका जो मान था समीकरण के अनुसार वो रख दिया। फिर इसके बाद में इनको कर दिया हमने अलग। हमने तीनों घटकों के साथ में आपका क्रॉस निकाल दिया, अलग कर दिया, यानी कि E1 टाइप का क्रॉस निकाल लिया डेल के साथ में, A2 के साथ में डेल का क्रॉस निकाल लिया, और A3 के साथ में डेल का क्रॉस निकाल लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपका ये जो पहला पद आ रहा है समीकरण 2 के राइट साइड में, समीकरण 2 के दाईं तरफ जो पहला पद आ रहा है उस पहले पद को सिंपल करेंगे और उसका हल किस तरीके से बनाते हैं वो आपको यहाँ पे देखें, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक जो है टफ होगा, बट अगर आप लोग इस चीज को समझते जाओगे तो ये इजी बन जाएगा आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 2 का जो RHS है उसका पहला पद उसको सोल्व करेंगे। समीकरण 2 का जो RHS है उसका पहला पद हम हल करेंगे, और वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक सरसरी आपको पता होनी चाहिए।
ये सरसुनिका हमको पता होनी चाहिए। क्या है आपके सरसुनिका? डेल क्रॉस फाई इंटू वी। अगर आपको ध्यान हो तो हमने डाइवर्जेंस के अंदर भी ऐसी ही सरसुनिका लिखी, बट वहां पे किसके लिए था? डॉट के लिए था। वहां पे क्या था? डेल डॉट फाई वी, है ना? फाई क्या था? अदिश मान, और वी क्या था? आपका सदिश मान। तो यहाँ पे वो चीज किसके लिए अप्लाई हो रही है? क्रॉस के लिए अप्लाई हो रही है। डेल क्रॉस फाई वी, आपका फाई डेल के साथ में हो गया तो डेल फाई क्रॉस वी हो गया, फिर फाई को बाहर निकल गया, आपका हो गया डेल क्रॉस वी। ये मान हम सरसुनिका के रूप में अभी आप रखते हैं। अब आ जाओ पहले पद पर। तो पहला पद आपका ये हो गया, ठीक है? पहला पद आपका ये हो गया। इस पद को क्या कर सकते हो आप? इस पद को आप क्या कर सकते हो? तो क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमने मान लिया जो आपका पहला पद था डेल क्रॉस a1 इवन। अब इस इवन कैप के लिए हम यहां से मान रख सकते हैं, ठीक है? इस डेल क्रॉस a1 इवन कैप के अंदर इवन कैप का मान क्या रख सकते हो आप? यहां से मान रख सकते हो आपका e1 इक्वल टू h1 डेल u1। ये मान है आपका, इसको मान लो कि आपकी समीकरण नंबर इसको है, ठीक है? ये आपकी समीकरण नंबर इसको ए है। तो यहां से हम मान रखें तो यहां क्या बन जाएगा आपका? डेल क्रॉस a1 h1 डेल u1, ये मान बन जाएगा सबसे पहले तो हमारे पास e1 का मान बता, ये मान हो गया मेरे पास में। अब यहाँ पे अगर ये आपका फाई की तरह काम करे और ये आपका काम करे, ये काम करे आपका किसकी तरह? बी वेक्टर की तरह। यहाँ पे a1 into h1 जो आपका अदिश राशि थी फाई, उसकी तरह काम करे, और जो डेल u1 है, डेल u1 है, ये किसी तरह काम करे? एक सदिश राशि बी वेक्टर की तरह काम करे। तो आप इसको इस सरसुनिका की सहायता से हल कर सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पे क्या था? ये सरसुनिका थी, इसकी आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका फाई की जगह तो हो जाएगा a1 h1 और v की जगह हो जाएगा डेल u1। यहाँ पे रखोगे, इस सरसुनिका का उपयोग करोगे, उसका हल निकालोगे। ये काम करेगा, ठीक है? तो हल निकालते हैं अपना। तो इसके अंदर इस सरसुनिका का यूज करना है और मान निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस a1 b1 इक्वल टू इसके अंदर इसका यूज करोगे, ये हो जाएगा आपका डेल फाई यानी डेल a1 h1 और साथ में आपका b हो जाएगा, तो b हो जाएगा आपका डेल u1 प्लस a1 h1 आपका बाहर और ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस डेल u1। ठीक है? यहाँ पे इस सरसुनिका का यूज किया, सरसुनिका के साथ साथ को सिंपल करना है। डेल फाई, तो फाई की जगह मैंने a1 h1 कर दिया, फिर क्रॉस कर दिया b, तो b था आपका डेल u1, क्रॉस निकाल दिया उसका, फिर फाई था आपका बाहर, तो a1 h1 आपका बाहर कर दिया, डेल क्रॉस b था तो डेल क्रॉस b की जगह आपका डेल u1। ठीक है? अब हमको ये पता है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है? हमको पता है कि इसका मान क्या होने वाला है। तो हमने पढ़ा था लास्ट जब कल डाइवर्जेंस पढ़ा था, तो डाइवर्जेंस के अंदर हमने ये पढ़ी थी कि जब हम किसी ये पढ़ा हुआ था हमने, जब हम किसी अदिश राशि का ग्रेडियंट निकालें और उस ग्रेडियंट का क्या निकालने, कर्ल निकालने, तो वो मान हमारा क्या होता है? 0 होता है। कहने का मतलब डेल क्रॉस डेल का यदि आप निकालो, डेल क्रॉस डेल का यदि आप निकालो तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0 वाली चीज में यूज करने वाले हैं। तो आपका जो समीकरण नंबर 4 है और उसका जो दूसरा पद है उसके अंदर अगर हम देखें तो आपका डेल u1 क्या होता है? आपका अदिश, और अदिश का हमने क्या निकाला हुआ? ग्रेडियंट। तो डेल u1 आपका ग्रेडियंट हो गया और उसका निकाल लो आप कर्ल, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला मान आपका 0 बन जाएगा।
ठीक है। तो अगर ये 0 बन जाएगा तो आपका मान क्या हो जाएगा, मान बन जाएगा आपका a1 हो जाएगा, तो यहाँ से मान बन जाएगा आपके पास में a1 h1 क्रॉस del u, ये मान बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, इसके बाद इतना सिंपल कर लिया। सेकंड स्टेप जो थी समीकरण नंबर 4, उसके अंदर आपने इस चीज का उपयोग कर लिया कि डेल क्रॉस डेल का मान 0 होता है, तो यहाँ पे डेल क्रॉस डेल का मान भी 0 हो जाएगा, यानी डेल फाई का कर्ल निकाले तो वो मान में 0 होगा। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो आपके पास आपको समीकरण नंबर 4 में जो दूसरी राशि में दूसरा पद जो था हमारे पास 0 हो गया, बचा केवल पहला पद, रो पहला पद हमारे पास में ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल करना है। अब इसको सिंपल करने के लिए क्या हो गया, डेल क्रॉस जो आपके पास में मान आ रहा है डेल क्रॉस ये तो 5 हो गया, और डेल क्रॉस से सभी का आ रहा है डेल u1 आ रहा है, तो डेल u1 का मान वापस से समीकरण से क्या रखोगे, डेल क्रॉस u1 का मान क्या करेंगे हम वापस से समीकरण से रखेंगे, मान हो जाएगा अपना u1/h1। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका ठीक है। ये तो हो गया ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, लंबी के अंदर होता है हमारा क्या a1/h1 del u del u1, और साथ में 5 होता है इसका a2/h2 del del u2 5 होता है, और साथ में होता है आपका a3h3 del del u3 5। तो 5 के जगह यहाँ पे a1h1 है, और दी हमने क्रॉस इसका क्रॉस करना है किसके साथ में, del u1 के साथ में, और इस del u1 का मान आप समीकरण नंबर 1 से डेल u1 का मान समीकरण नंबर 1 से क्या होगा आपका, डेल u1 यहाँ से निकालोगे क्या आ जाएगा आपका a1/h1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a1/h1। ठीक है, अब निकालना है क्रॉस, e1 का क्रॉस e1 के साथ में करोगे मान हो जाएगा 0, e1 का क्रॉस e1 के साथ में करोगे मान हो जाएगा 0, e1 ये करोगे e2 का क्रॉस e1 के साथ में करोगे क्या मान हो जाएगा -1 e3 और e3 का क्रॉस करोगे e1 के साथ में मान हो जाएगा आपका e3। अगर पता नहीं हो तो ये काम करोगे। ठीक है, अगर पता नहीं हो तो ये वाली चीज याद करेगा। यदि e1 का क्रॉस e1 के साथ में करोगे, सेम का क्रॉस सेम के साथ करते हो मान आता है 0, e2 का क्रॉस करोगे e1 के साथ में नेगेटिव में जाओगे, e2 क्रॉस e1 करोगे क्या आएगा आपका e3 क्या आएगा माइनस के साथ में, e2 कर लिया आपने, e2 e1 कर लिया, अब बच गया हमारे पास में e3, तो e3 क्रॉस e1 करता हूं, तो e3 क्रॉस e1 करूंगा तो वही डायरेक्शन रहेगी, आपकी मान हो जाएगा आपका e2, तो यहाँ पे मान रखोगे ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया, ये हो गया आपका h1 h2, और e2 क्रॉस e1 करूंगा तो ये हो जाएगा आपका e3 माइनस के साथ में, और ये बच जाएगा आपका a1 h1 प्लस e3 क्रॉस e1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका e2 और h3 h1, और यहाँ पर हो जाएगा a1 h1। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दोगे आप, ये हो जाएगा आपका हमने कॉमन ले लिया आपका 1/h1 h2 h3, 1/h1 h2 h3 तीनों कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास में पहले प्लस वाला ले लेना h3 h1 आपका हो गया, h3
H1 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा E2H2 डेल अपॉन dU3 और साथ में आपका A1H1। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। इन दोनों को सिंपल किया, यहाँ से ये वाली से सिंपल की जाएगी तो ये आएगी। अब इसको सिंपल करके ये लिख रहे हैं हम लोग, तो दोनों में से कॉमन ले लिया हमने 1/H2 S3, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका E2 S3H1, यहाँ पे है क्या नहीं है S2 नहीं है, तो इसको आपका यहाँ पे हो गया पहला पॉइंट dU3 A1H1 माइनस क्या हो जाएगा आपका E3 S3 डेल अपॉन dU2 और साथ में हो जाएगा आपका A1H1। तो इस तरीके से हमने क्या किया था, समीकरण नंबर 2 थी हमारे पास में, इससे पहले आगे थे 3, उस समीकरण 3 का पहला पद आपको क्या करना है, सिंपल उसका सरलीकरण करना है। और सरलीकरण करने के लिए आपको इस प्रोसेस को क्या करोगे, फॉलो करोगे, उसका पालन करोगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, वो समीकरण नंबर 5 के अनुसार आएगी। अब अगर आपको करना है तो क्या करना है, सेकंड समीकरण नंबर 3 का जो सेकंड स्टेप था वो, और समीकरण नंबर 3 का जो थर्ड स्टेप था वो भी आप सिंपल करके निकालोगे मान, जैसे हमने यहाँ पे निकाले, तो उन मानों को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, इसी प्रक्रिया को अपनाना है आपको। और जब आप अपनाओगे तो आंसर क्या रहेगी, वो मैं लिख रहा हूँ अभी आगे। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई हमारी, समीकरण नंबर 5 हमने निकाल लिया। और इसके अंदर किसका मान आ रहा है आपका, पहले स्टेप का मान आ रहा है समीकरण नंबर 3 का, जो पहले पद था आपका डेल क्रॉस A1 A1 कैप, उसका मान हमारे पास में करके आ रहा है। अब बात करें हम कि हमारा दूसरा और तीसरा स्टेप क्या होगा, उनके दोनों की बात करते हैं। तो ये मान तो हो गया हमारे पास में पहला मान A1 E1 है, ये पहला मान हो गया। दूसरा मान
ये मान आपके पास में होंगे जब आप समीकरण 5 जब हमने निकाला था उसी के आधार पर कैलकुलेशन बनाओगे तब आपका समीकरण 6 और 7 इस तरीके से बने होंगे आपके पास। तो दोनों समीकरण का आप बना लें। अब क्या करना है आप लोगों को 5, 6, 7 समीकरण 5, 6, 7 से मान रखना है आपको समीकरण नंबर 3 के अंदर आपका डेल क्रॉस टी जो था मतलब टी वाली समीकरण थी ना, डेल क्रॉस टी वाला जो था आपके पास में T1 T1 है T2 T2 और T3 ऐसे समीकरण थे हमारे पास में। उस समीकरण के अंदर आपको तीनों मान रखना है 5, 6, 7 से, ठीक है। और ये का मान जब आप रखोगे, ये मान जब आप रखोगे तो आपको डायरेक्ट इस मान को लिखना है 5, 6 और 7 इन तीनों समीकरणों से मान रखोगे जो समीकरण नंबर 3 के अंदर 5, 6 और 7 इन तीनों से मान रखना है आपको समीकरण नंबर 3, यानी ऐसी समीकरण की आपकी नंबरिंग देख लेने के बाद, है ना। अगर 2 हो तो 2, 3 हो तो 3 या 4 हो तो 4, तो 3 में आपको रखना है अगले मान। और जैसे मान रखोगे आप इस डायरेक्ट वैल्यू को लिख लेंगे डेल क्रॉस ए का, मतलब जो मान हमारे पास में आएगा बहुत बड़ा मान होगा और उस मान को हम सामने रूप में कुछ इस तरीके से लिखेंगे और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना। मतलब हमने पढ़े अभी तक ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद में डाइवर्जेंस उसका फॉर्मूला पढ़ लिया और आज हमने जो पढ़ा वो आपका कर्ल है, तो इस कर्ल वाले फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। तीनों चीजें हमने लैम्बिक के अंदर पढ़ी है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपकी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र, बेयली निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र। उन तीनों निर्देश तंत्रों में कार्तीय, बेयली और गोलीय, उन तीनों निर्देश तंत्रों में हम क्या करेंगे, इन तीनों फॉर्मूलों के मान निकालेंगे। मतलब कार्तीय के अंदर आप किस तरीके से लिखते हो, जैसे आपने लास्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ था वो चीजें पढ़ेंगे वापस। फिर बेयली के अंदर उसके मान क्या होंगे, डेल फाई का मान क्या होगा, डाइवर्जेंस का मान क्या होगा, कर्ल का मान क्या होगा। और तीसरा जो है आपका गोलीय निर्देश तंत्र, उस गोलीय निर्देश तंत्र में भी हम इन तीनों फॉर्मूलों के वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे इन तीनों के लिए। तो ये तीनों फॉर्मूले, ये जो हमें मिला लास्ट में वो, इससे पहले हमने पढ़ा आपका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला वो भी, और उससे पहले हमने पढ़ा कर्ल का फॉर्मूला वो भी। तीनों फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हम इन तीनों का डायरेक्ट फॉर्मूला याद अगर रखेंगे तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं आपका कार्तीय, बेयली और गोलीय, इन तीनों में जो हमारे पास मान निकालने होंगे हमें, वो तीनों मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास ये सारे मान हमारे पास में आएंगे। कौन कौन से मान, S1 S2 का मान भी आएगा, T1 U2 3 आपके पास में क्या हो जाएंगे, अक्षों के अनुदेश एकांक सदिश हो जाएंगे। U1 U2 3 क्या हो जाएंगे, आपके निर्देशांक हो जाएंगे। A1 U2 3 क्या हो जाएंगे, आपके सदस्य के घटक हो जाएंगे। तो चार चीजें आपके पास में हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, उन चारों की सहायता से इन तीनों के मान निकाल लेंगे। क्या क्या कौन से, ग्रेडियंट का मान निकालेंगे, डाइवर्जेंस का मान निकालेंगे और आपके कर्ल का मान भी निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अब लैम्बिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र जो होते हैं
उन तीनों के टाइप, मतलब आपका कार्तीय जो होता है वो भी लाम्बिक होता है, बेलनी जो होता है वो भी लाम्बिक होता है, और जो गोलिया होता है वो निर्देश तंत्र भी लाम्बिक होता है। तो तीनों निर्देश तंत्र पढ़ने वाले हैं, तीनों के एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, तीनों के हम, और इन तीनों के अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं तीनों फॉर्मूलों के मान। डेल फाई का मान क्या होगा, डेल डॉट ए का मान क्या होगा, और डेल कॉस ए का मान क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इन तीनों टॉपिकों का एक बार रिवीजन करोगे, तीनों टॉपिक एक बार पढ़ोगे, और तीनों के फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपकी बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हम लोग बात कर रहे थे आपके हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद में हमने उसका एक एप्लीकेशन, उसका एक अनुप्रयोग जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उसकी बात की थी। क्वेश्चन था आपका कि जो परमाणु होता है उस परमाणु का जो ग्राउंड लेवल होता है, मूल ऊर्जा स्तर जो होता है उसकी एनर्जी निकाली थी। हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उस हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की एनर्जी हमने निकाली थी, जो कि आपको मिली थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस एनर्जी को हमने कैलकुलेशन किया था। इसके बाद में हम उसका दूसरा उपयोग पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में बात करने वाले आपके जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि सरल आवर्ती दोलक, उसका जो ग्राउंड लेवल होगा, मूल ऊर्जा स्तर होगा, उसकी ऊर्जा कितनी होगी उसका कैलकुलेशन बात करने वाले हैं। किसकी सहायता से? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से, ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। तीन चीजों के लिए हमने पढ़ा था वहां पे, स्थिति और संवेग के लिए, दूसरा पढ़ा था हमने ऊर्जा और समय के लिए, और तीसरा पढ़ा था हमने कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन के लिए। क्या रिलेशन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और कथन क्या होता है अनिश्चितता सिद्धांत का? तो कथन आपका था कि हम किसी भी कण के लिए एक पर्टिकुलर टाइम यानी कि किसी क्षण पर एक साथ स्थिति और संवेग दोनों का यथार्थ मापन नहीं कर सकते। मतलब कुछ ना कुछ एरर आपको मिलेगा। यदि आप स्थिति में मापन कर रहे हो तो आपके संवेग में मापन जो होगा वो त्रुटिपूर्ण होगा, और यदि आप समय का मापन कर रहे हो तो स्थिति में मापन क्या होगा आपका त्रुटिपूर्ण होगा। ये हमने बात किया था अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है आपका सरल आवर्ती दोलक की मूल ऊर्जा स्तर की जो एनर्जी होती है उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि यदि आपका x जो अक्ष है उसके अनुदिश एक दोलक गति कर रहा है, दोलन कर रहा है, और उस दोलक का जो विस्थापन है x अक्ष के अनुदिश वो आपका स्मॉल x है, और उसका संवेग जो है वो है आपका tx। तो उस दोलक की टोटल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होगा? तो वो समीकरण हमने लिखा हुआ है कि यांत्रिक जो ऊर्जा होगी, टोटल एनर्जी जो होगी आपकी कैपिटल E, वो होगी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का टोटल योग होगी। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा तो हो गई आपकी px²/2n, ठीक है। एक बड़े mp² होगा, और उसको हम संवेग के रूप में लिखेंगे तो आपका px²/2n, px क्या हो जाएगा आपका x अक्ष के अनुदिश दोलक का संवेग हो जाएगा। और बात करें आगे तो आपका 1/kx², ये हो जाएगी उस दोलक की स्थितिज ऊर्जा, और k और जो होता है आपका m, ठीक है। इनके बीच में संबंध आप यहाँ पे देख रहे हो, ओमेगा नॉट आपका होता है √k/m। तो k का मान अगर आप ऐसे निकाले तो ये हो जाएगा आपका m × ओमेगा नॉट स्क्वायर। m हो जाएगा उस दोलक का द्रव्यमान, और ओमेगा नॉट हो जाएगी उस दोलक की आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण आपके पास बन के आता है इस एनर्जी का, दोलक की एनर्जी के लिए क्या बन के आता है x²/2n और 1/m ओमेगा नॉट स्क्वायर x², ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो ये तो ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया हमारे पास में। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यदि आपकी इस दोलक की स्थिति में अनिश्चितता मान ले हम Δx और संवेग में अनिश्चितता मान ले Δpx, ठीक है। यदि
यदि हम मान लें यहाँ पे कि जो हमारे पास दोलक है उस दोलक की स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स है और संवेग में अनिश्चितता की डेल पी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, यानी कि टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा E इक्वल टू डेल पी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2L और यहाँ पे बन जाएगा आपका 3/2 एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर और साथ में डेल एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो ये तो हमने समीकरण नंबर 2 को लिख दिया। अब बात करें हम हाइजेनबर्ग के निष्कर्ष सिद्धांत की। हाइजेनबर्ग के निष्कर्ष सिद्धांत की अगर हम बात करें तो आपका निष्कर्ष सिद्धांत क्या कहता है कि आप स्थिति और संवेग का मापन नहीं कर सकते और उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आप लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है क्राइटेरिया इक्वल होता है h क्रॉस बाई 2 से, ठीक है। h क्रॉस बाई 2 से आपका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्राइटेरिया इक्वल टू आधा। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसका मान, आपका dx का मान निकालना चाहो तो dx का मान निकालो, dx का मान निकालना चाहो तो dx का मान भी निकालो, मतलब कोई एक चीज आप यहाँ पे निकालो, ठीक है। और उस वैल्यू को निकालने पर फिर क्या करोगे, जैसे आप निकालें यहाँ पे dx का मान तो वो हो जाएगा h क्रॉस 2 dx, तो यहाँ पे मान रखोगे और d का मान निकालोगे। यदि आप इसकी जगह मान रख रहे हो तो dx का मान निकालोगे, ये हो जाएगा आपका नीचे चला जाएगा, यहाँ पे मान निकालोगे, यहाँ रखोगे तो फिर मान निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया कि x अक्ष के अनुदिश जो दोलक है हमारा वो दोलन कर रहा है और उस दोलक के लिए जो विस्थापन है x अक्ष के अनुदिश है स्मॉल x और उसका जो संवेग है वो आपका px है। तो उसकी टोटल एनर्जी जो रहेगी काइनेटिक एनर्जी, उसकी यांत्रिक ऊर्जा जो रहेगी काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी आपकी यांत्रिक ऊर्जा, उन दोनों का टोटल होती है। तो टोटल हमने लिख दिया इस तरीके से आपके पास में, ठीक है। अब उसके बाद में हमने की का मान रखा तो ये आपका n ओमेगा नॉट स्क्वायर मान रख दिया। फिर हमने मान लिया कि यदि स्थिति में अनिश्चितता हो डेल x और संवेग में अनिश्चितता हो डेल px, तो अगर ये चीज है तो आपके समीकरण नंबर 2 कन्वर्ट होकर समीकरण नंबर 3 में बन जाएगी। अब हम इस समीकरण नंबर 3 में जो आपका अनिश्चितता सिद्धांत होता है हाइजेनबर्ग का, उसकी सहायता से हमें किसी एक वैल्यू का मान निकालेंगे और वो मान निकालकर एक पे रखेंगे, ठीक है। ये मान निकालिए हमने यहाँ पे डेल x का और ये आएगा आपका h क्रॉस बाई 2 इनटू डेल x। इस मान को यहाँ पे रखते और उसका सॉल्यूशन करते हैं। रखो यहाँ पे चार से मान रखते हैं, एक के अंदर मान रखा, ये हो गया आपका इक्वल टू px की जगह रखते हैं हमने h का स्क्वायर अपॉन 4 into 2 into n dx का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया आपका 1/2 n ओमेगा नॉट स्क्वायर dx का स्क्वायर, ठीक है। px की जगह मान रखोगे उसका स्क्वायर होगा था तो h क्रॉस का स्क्वायर हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, dx का dx स्क्वायर हो जाएगा 2n
फॉर्मूले के हिसाब से था हमारे पास में, और सेकंड वाले के अंदर कुछ भी चेंज करना हमको ऐसे कैसे करना है। इसको और सिंपल करने के लिए आपका तो 3 करके आता है आपके पास में n क्रॉस स्क्वायर 4 दूनी 8 n dx स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपका 3 बड़ा n हो गया dx स्क्वायर, ये सब में वैल्यू आपकी 5, ये समीकरण की आपकी 5। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं आगे। हमको पता है कि जब ग्राउंड लेवल की बात की जाती है तो ग्राउंड लेवल मतलब आपका सबसे कम ऊर्जा स्तर होगा, और मूल ऊर्जा स्तर की जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। न्यूनतम मतलब कुछ ना कुछ उसका फिक्स मान होगा, कांस्टेंट मान होगा, और यदि हम उस कांस्टेंट मान का अवकलन करें किसी के भी सापेक्ष तो वो मान होगा आपका 0। तो सबसे पहले क्या करोगे, समीकरण नंबर 5 का डेल एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, आंशिक अवकलन कर दो। कर दो अवकलन। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 4 से मान 3 में रखा, मान रखने के बाद उसका सिंप्लीफिकेशन किया, सरलीकरण किया, उसका समीकरण में 5 बन गया। इस 5 का हमने कर दिया डेल एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, तो ये बन गया आपका x cos स्क्वायर पर 8 है, और इसका करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर का होता है 2 इंटू एक्स की पावर माइनस का 3, तो -2 हो गया, और एक्स की पावर 3 हो गया आपका ये डेल एक्स की पावर 3, और इधर करोगे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और साथ में आपका 2 इंटू डेल एक्स। तो सिंपल करने के बाद ये वाली चीज। अब हम जो मैं बोल रहा था कि न्यूनतम आपका एनर्जी लेवल होगा मूल ऊर्जा स्तर, और उसकी एनर्जी होगी वो न्यूनतम होगी, तो अगर उसका अवकलन करोगे तो चीज हो जाएगी आपकी 0। तो ये dV/dx का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर इसको 0 करोगे तो यहाँ से आपको फिर इसको हल करना है। तो पहले इतना देखो, फिर करते हैं आगे। आगे देखिए,
जो आपका मूल ऊर्जा स्तर होगा उसकी एनर्जी न्यूनतम होने के लिए, यदि न्यूनतम होगा तो आवश्यक क्या होगा, आपका आवश्यक है कि डी अपॉन डी एक्स, इसका मान होना चाहिए जीरो, इसका मान होना चाहिए जीरो। 6 से मान साथ में रख दो और हल कर दो। समीकरण 6 से मान 7 में रखो, ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4n और साथ में आपका डेल्टा क्यूब प्लस n ओमेगा रूट स्क्वायर, साथ में आपका डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, ये करने के बाद ये को हमने खत्म एक बार मिला के माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4n डेल्टा क्यूब प्लस n ओमेगा रूट स्क्वायर डेल्टा। अब इसका सिंपल करो, ये वाली चीज आपकी इधर जाएगी n ओमेगा रूट स्क्वायर डेल्टा, ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4n डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा x होगा, यहाँ से मान निकल जाएगा हमारे पास x4 डेल्टा x की पावर 4 का, तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4n और ये भी जाएगा 4n स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ से मिली। इसके बाद में हमने मान निकाला डेल x4 का, डेल x4 का मान क्या होगा h क्रॉस का स्क्वायर, ये वाली चीज ऐसे कैसे होगी 4n नीचे है m आपका नीचे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये भी नीचे जाएगा, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में ये हो जाएगा आपके पास में डेल एक्स स्क्वायर एच क्रॉस 2m ओमेगा नॉट, ये मान हमारे पास निकल के आएगा। अब इस मान को, ठीक है, ये जो मान हमारे पास निकल के आया है, इस मान को आपको इस वाले से डिवाइड करना है। इस मान को आपको इस वाली समीकरण के अंदर रखना है। ये वाली समीकरण देख लेना कौन सी नंबर की समीकरण आपकी, तो E बराबर आपका जो था h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8n डेल x स्क्वायर और साथ में प्लस हो रहा था आपका 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल x का स्क्वायर। डेल x के स्क्वायर की वैल्यू को आपको वहां पे रखना है और उसका करना है सरल। ठीक है, और ये मान जो मिलेगा वो कौन सा मान होगा आपका न्यूनतम मान होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम के लिए हम इस पूरे कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो मान मिलेगा हमें ई मिनिमम मिलेगा, एनर्जी का मान न्यूनतम मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख लो इस वाले मान को आपको इस वाली समीकरण में रखना है, मतलब ई निकालना है हमको, तो ई निकालने के लिए डेल एक्स स्क्वायर का मान इस वाली समीकरण में रखेंगे, वो जो समीकरण आपकी उसके अंदर रखना है। अतः ई मिनिमम क्या हो जाएगा हमारे पास में एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन r एंड डेल एक्स स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन 2
2n ओमेगा नॉट प्लस एक बटा दो एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका एच क्रॉस अपॉन 2n ओमेगा नॉट। ठीक है, ये मान रखते हैं हमने। अब इस मान को हल और कर दो साथ के साथ। क्या हो गया ये मान हमारे पास में, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 2 से चला गया आपका 4, n से चला गया आपका 10 और s से चला गया आपका 1। तो यहाँ पे बच गया मेरे पास में h क्रॉस अपॉन 4 और नीचे आ गया आपका ओमेगा। ठीक है, इसको हल करोगे h क्रॉस स्क्वायर था, नीचे था आपका h क्रॉस, एक h क्रॉस चला गया, बच गया h क्रॉस, n से m कैंसिल हो गया, 2 से आपका ये 8 जो आपका 4 का कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बच जाएगा यहाँ पे, और नीचे था आपका ओमेगा नॉट, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई h क्रॉस ओमेगा नॉट। ये तो हो गया पहला मान। दूसरा मान आपका क्या हो जाएगा, इस n से ये चला जाएगा ओमेगा नॉट से, ये ओमेगा नॉट चला जाएगा, तो आप होगा हमारे पास में h क्रॉस ओमेगा नॉट बाय 4, 2 into 4। ठीक है, और ये मान हो गया हमारे पास में e मिनिमम का, ये मान हो गया हमारे पास e मिनिमम का। अब यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा आपका 1/2, और यही हमको बताना। ठीक है, तो एक तो आपकी ये वाली चीज बन जाती है, एक आप ओमेगा नॉट की में रख सकते हो 2 पाई, एक आप यहाँ पे ओमेगा नॉट की में रख सकते हो 2 पाई न्यू, तो यहाँ पे 2 पाई रखोगे तो ये आपका और हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला, कुछ इस तरीके से मान होता है। बट अब ये याद रखना है कि आपका ए मिनिमम जो होगा, यानी कि जो आप दोलक लेके चल रहे थे सरल दोलक, उसका मूल ऊर्जा इसका जो रहेगा, उसकी ऊर्जा क्या रहेगी, तो उसकी ऊर्जा आपकी ये रहेगी ए मिनिमम इक्वल टू 1/2 का ओमेगा नॉट। ये आपका दूसरा एप्लीकेशन हो गया हाइजेनबर्ग का एनर्जी सिद्धांत का दूसरा प्रयोग हो गया ये इस तरीके से। ये क्वेश्चन में आपका आया होगा 10, 11 और 16 के अंदर शायद। ये भी आपका आया होगा 10, 11 और 13 2010, 11 और 13 के अंदर, और इसके बाद में भी आ गया होगा